हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज के क्लास में आप लोगों के साथ ये मेरा लेक्चर नंबर 63 है, जिसमें हम आज आप लोग को फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन या समरी बताने जा रहे हैं। और पिछले क्लास में हमने आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स दिए हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल पाएगा। तो लेक्चर 62 को आप ज़रूर देखिए और उसके अनुसार ही आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट। टॉपिक है भारतीय समाज का परिचय, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग एवं समुदाय। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय समाज का सामान्य परिचय। पहले हम ये देख लें कि भारतीय समाज कैसा और किस तरह का है और पीछे पहले कैसे था ये। ठीक है, भारतीय समाज का परिचय एक लंबे इतिहास से जुड़ा है। इस इतिहास को हम वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, स्मृति काल, मध्यकाल तथा वर्तमान काल के द्वारा समझ सकते हैं। इन सभी युगों में भारतीय समाज की संरचना में अनेक परिवर्तन होते रहे। अब आइए देखते हैं उपनिवेशवाद क्या है। भारत में जब ब्रिटिश शासन आरंभ हुआ तो भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश बन गया। राजनीतिक अस्थिरता, क्षेत्रीय भिन्नताएं, आवागमन के साधनों की कमी, जातिगत विभाजन और शिक्षा का अभाव वह दशाएं थी जिनके फलस्वरूप भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। औपनिवेशिक शासन में भारतीय जनता का बुरी तरह शोषण किया गया। इसके विरोध में यहाँ धीरे धीरे राष्ट्रवादी भावनाएं विकसित होना आरंभ हुई। तो हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद के कारण जब भारत की जनता का बहुत अधिक शोषण होने लगा तो यहाँ के लोगों में जन चेतना हुआ। इस बात का इन लोगों को समझ में आने लगा कि ये बाहर के लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और हमें क्षेत्रीयता और किसी भी राजनीतिक आधार पर अपने आप को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए, बल्कि हमें अपने राष्ट्र को इन लोगों से आज़ाद कराने के लिए एक होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहीं से राष्ट्रवाद का उदय होना शुरू हुआ। तो आइए देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। भारत में राष्ट्रवाद का आरंभिक रूप सन 1857 या 1857 के विद्रोह के रूप में स्पष्ट हुआ। बाद में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो यह राष्ट्रवाद एक उपयोगी मंच बन गया। इस समय राष्ट्रवाद दो रूपों में सामने आया। पहला है उदार राष्ट्रवाद और दूसरा है उग्र राष्ट्रवाद। उदार राष्ट्रवाद का मतलब हो गया कि वो लोग सरकार का विरोध करते थे लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लेते थे, और उग्र राष्ट्रवाद का मतलब हो गया कि हिंसा का सहारा लेकर के अपने देश को आज़ाद करने का प्रयास किया जाए। या हम कह सकते हैं कि गांधीवादी नीति जो हो गई वो उदार राष्ट्रवाद हो गई, और सुभाष चंद्र बोस की जो नीति थी वो उग्र राष्ट्रवाद का एक उदाहरण है। ठीक है, तो क्रांतिकारी आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद का ही रूप था। 20वीं शताब्दी के आरंभ से स्वतंत्रता आंदोलन को
स्वतंत्रता आंदोलन के जोर पकड़ने के साथ यहाँ राष्ट्रवाद का रूप बहुत स्पष्ट हो गया। इस समय गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया। इसके फलस्वरूप भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सका। वास्तव में भारतीय राष्ट्रवाद का मुख्य आधार ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित की गई नई शिक्षा प्रणाली और इससे पैदा होने वाला नया मध्यम वर्ग था। तो राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई नई शिक्षा प्रणाली ने बहुत अधिक सहयोग दिया। और उस समय जब भारत में नए मध्यम वर्ग का विकास हुआ तो नए मध्यम वर्ग के लोग ही स्वतंत्रता या राष्ट्रवाद की भावना को बहुत अधिक बढ़ाए। ठीक है, इसके बाद है इसके वजह से ही भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन सका। तो अब जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया तो उस राष्ट्र को चलाने के लिए भारत में विभिन्न प्रकार की वर्ग संरचना का निर्माण हुआ। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार भारत में वर्ग संरचना का निर्माण हुआ। भारतीय समाज की संरचना का इसकी वर्ग संरचना से घनिष्ठ संबंध है। उपनिवेशवादी शासन से भारत के गांवों और नगरों की वर्ग संरचना सामंतवादी व्यवस्था से प्रभावित थी। सामंतवादी व्यवस्था मतलब जिस जमीन पे जहाँ पे जमींदारी प्रथा चल रही हो और किसानों को उनका हक नहीं दिया जाता हो, ऐसी व्यवस्था को हम सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। तो उपनिवेशवादी शासन में भारत के गांवों के और नगरों की वर्ग संरचना जो थी वो सामंतवादी व्यवस्था से प्रभावित थी। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण वर्ग संरचना में परिवर्तन स्पष्ट होने लगे। नगरों की वर्ग संरचना में भी उच्च वर्ग की तुलना में मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का प्रभाव बढ़ने लगा। इस दशा ने भारत की परंपरागत सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करना आरंभ कर दिया। इसके बाद है समुदाय तथा सामाजिक संरचना। तो किस प्रकार भारत की समुदाय एवं सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुए ये हम देख लेते हैं। समुदाय सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली एक प्रमुख इकाई है। भारत में स्वतंत्रता के बाद विभिन्न समुदायों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से भी यहाँ की सामाजिक संरचना में परिवर्तन स्पष्ट होने लगे। भारतीय समाज से संबंधित समुदायों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ग्रामीण समुदाय, दूसरा है नगरीय समुदाय और तीसरा है जनजातीय समुदाय। इन तीनों समुदायों की संरचना, जीवन शैली, व्यवहार के ढंगों तथा आर्थिक क्रियाओं में व्यापक परिवर्तन होने के कारण भारतीय समाज की संरचना का एक नया रूप होने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारे भारतीय समाज का परिचय हमें मिला, जिसमें हमने देखा कि यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो समाज है, जिसका बहुत पुराना इतिहास है, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, स्मृति काल से चलते हुए हम वर्तमान समाज तक आए हैं। और इसी क्रम में भारत में कई एक वर्षों तक उपनिवेशवादी शासन रहा था। अंग्रेज़ों ने भारत में शासन किया था। उनके बहुत वर्षों के शासन के बाद उनके शोषण से परेशान होकर के यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी। तो हमारा समाज धीरे धीरे परिवर्तित होते गया। उपनिवेशवाद के बाद राष्ट्रवाद की भावना हमारे लोगों के बीच में हुई और हमने अपने देश को आज़ाद कराया। इसके बाद भारत आज़ाद हो गया। उसके बाद फिर भारत में नए वर्ग संरचना का निर्माण हुआ और गांव की वर्ग संरचना और नगरों की वर्ग संरचना बदलने लगी। सामंतवाद का प्रभाव कम हुआ और इसके साथ ही साथ समुदाय तथा सामाजिक संरचना में भी अनेक परिवर्तन आए। इसमें हमने देखा कि समुदाय 3 प्रकार से को विभाजित किया गया समुदाय को, जिसमें पहला था ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय और जनजातीय समुदाय। तो
तो इन तीनों समुदायों की संरचना, जीवन शैली, व्यवहार के ढंगों तथा आर्थिक क्रियाओं में बहुत से परिवर्तन होने के कारण आज भारतीय समाज की संरचना जो है एक नया रूप लेने लगी है। तो यही है आज भारतीय समाज का हमारा परिचय, जिसमें हमने उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग एवं समुदाय के बारे में समझा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। हालांकि ये सारा पोर्शन जो है वो आपको इनके सर पढ़ाए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम हर वर्ष अपने छात्रों को ये कहते हैं कि अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं शुरू से रिवीजन करवाऊंगी। तो उसी रिवीजन के तहत आज मैं ये क्लास ले रही हूँ। आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले क्लास में हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। धन्यवाद।